नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक मुगलकालीन भारत का। कैसी है ये किताब, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी एक बुकलेट आती है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सामग्री दी गई है पढ़ने के लिए। इसको भी आप इसके साथ ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये शायद शुरुआती कुछ कॉपीज के लिए है, ऐसा ही इनके द्वारा कहा गया है। बाद में ये सिर्फ पीडीएफ के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अब आप रिव्यू में सारी बातें देखिए। तो ये बुक है, इसका पोस्टर आप कई बार देख चुके हैं और इसके साथ ये निःशुल्क एक विशेष अध्ययन सामग्री के नाम से एक ये बुकलेट दी गई है, जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि शुरुआती कॉपीज़ के साथ तो ये फ्री दी जाएगी, बाद में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, खुद प्रिंट करवानी होगी। यानी ये हमेशा इसके साथ फ्री नहीं आएगी। 144 पेज की है ये भी और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर दी गई हैं। मैंने इसको नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ बुक को ही पढ़ा है क्योंकि उसको पढ़ने के लिए भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अचानक रीड का सिलेबस आउट हो गया। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का जो मैथ्स का पोर्शन पेपर 1 वाला मैं करवा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, उसका भी रोजाना वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं ये बुकलेट तो अभी नहीं पढ़ पाया। हालांकि मैं इसकी अनुक्रमण का देखी, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में, मुगल हरम वगैरह के बारे में पढ़ना हो, आपको दारा शुकोह के बारे में पढ़ना हो, जहांगीर से संबंधित भी बहुत सारी चित्रकला से संबंधित बातें वगैरह दे रखी हैं, तो वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इसकी अनुक्रमणिका में दिखा देता हूँ आपको इस बुकलेट की क्या दिया गया है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस किताब की, मुख्य किताब की बात करें तो 600 के करीब इसमें पेज हैं। और जैसा कि आपने इनकी तराइन से पानीपत और प्राचीन भारत के इतिहास की पुस्तक पढ़ी हो या उसके रिव्यू वगैरह देखे हो, तो आपने ये देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स लिखने वाले लेखक हैं। यानी हर तरह की किताबें, यानी उनकी किताबें पढ़ने के बाद में ये बात तो कोई भी कहेगा, चाहे वो उनका दोस्त हो, दुश्मन हो, न्यूट्रल व्यक्ति हो, हर कोई ये कहेगा कि भाई इनकी किताब पढ़ने के बाद में दूसरी किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी कुछ कमियां और अच्छाइयां पुस्तकों की होती हैं। एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आजकल मैं ज़्यादातर प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह के बारे में कम ही बोलता हूँ, लेकिन इसकी प्रिंटिंग और इसकी पेज क्वालिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इनकी तराइन से पानीपत और इनकी प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रिंट किया गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी का इसके पेज हैं। इनकी जो प्राचीन इतिहास नया एडिशन आया था उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके पेपर थोड़े से ज़्यादा ही ग्लोसी हो गए थे, जिसमें उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ आपको अंडरलाइन करना हो तो थोड़ी मुश्किल आती थी, वो शाही फैल जाती थी। इसके अलावा उनका जो मेन कवर था वो भी काफ़ी पतला इन्होंने दे दिया था। अब की बार मैं ये कहूँगा कि बहुत ही प्रोफेशनल दिखती है। जो इनका जो क्लासिक प्रिंट सीरीज है, ये रॉयल पब्लिकेशन की ओर से आती है शायद, हाँ, तो रॉयल पब्लिकेशन की ओर से अब की बार इसकी क्वालिटी ऐसी है कि जैसे आप अटलांटिक पब्लिकेशन की या ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की या ओरिएंट ब्लैक स्वान की देखते हैं, उस प्रकार की किताबों की तरह ही इसको प्रिंट किया गया है। बहुत बेहतर लगा मुझे। अब इसका मैं आपको अनुक्रमणिका दिखाऊं, वो तो आप सामान्य जानते हैं कि भी मुगल काल की किताब है, तो सबसे पहले मुगल शब्द का अर्थ और प्रयोग, फिर मुगलकालीन भारत की जो स्रोत सामग्री है, इतिहास लेखन, उसके बारे में सामान्यतः किताबों में यही होता है। फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सभी वो चलते आ रहे हैं। और उसके बीच में जो सूर साम्राज्य है, द्वितीय अफगान साम्राज्य या सूरवंश, उसके बारे में चर्चा की गई है। बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, मुगल शासक वर्ग, मुगल नीतियाँ, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था, ये देखिए। और यहाँ पर मुगलकालीन कला संस्कृति, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, नेट जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सब में पूछे जाते हैं। फिर देखिए मुगलकालीन समाज, सिख धर्म, मुगलकालीन भारत में विदेशी यात्री और उनके वृत्तांत, जिससे एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाना होता है। और मुगल साम्राज्य का पतन, विभिन्न मत और व्याख्याएं। आपको इस पूरी ही बुक के अंदर विभिन्न इतिहासकारों की, जिनकी प्रमाणिक किताबें आती हैं, उन सब के कोटेशन वगैरह, उन्होंने उनका मत क्या है किसी भी मुद्दे को लेकर, वो सब इसके अंदर समाहित किए गए हैं। लास्ट में परिशिष्ट में आपको मुगलकालीन प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सार संग्रह और पारिभाषिक शब्दावली मिलती है। सबसे पहले देखिए मुगल शब्द का प्रयोग और अर्थ। आपने इनकी प्राचीन भारत और तराइन से पानीपत की किताब यदि पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आपने रिव्यू वगैरह भी देखे हैं, तो आप ये जो जानते होंगे कि फैक्ट के मामले में तो इनकी बुक अव्वल होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, जो टीचर्स हैं, मैं कहूँगा कि कम से कम हिंदी पट्टी के जो टीचर्स हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में टीचिंग करवाते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में या कॉलेज में, वो निश्चित रूप से इनकी किताबों का अध्ययन करते हैं। भले ही कोई कुछ भी कहे, इनकी किताबें आजकल सोर्स के रूप में अध्यापक रखते हैं, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि मेहनत आसान हो जाती है। अब देखिए मेरे पास इतिहास की 150 से ज़्यादा किताबें हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि फिर भी मेरे को कुछ बातें ढूंढने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी किताबें वो एक जगह मिल जाता है, तो ये फ़ायदा है।
लेकिन विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें बात करूंगा तो आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि भाई आपको कब इस पुस्तक का चयन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। सामग्री की मैं बात करूं तो देखिए, आप यदि तुलना करने लग जाएंगे कि आप जो सतीश चंद्रा की किताबें आती हैं 2 पार्ट में, या आप बात करेंगे जीएल मेहता की जो किताबें आती हैं उनसे तुलना करेंगे, तो उनमें फैक्ट थोड़े से कम होते हैं और उनमें जो बातें दी गई हैं वो पढ़ने में बहुत आसान होती हैं, बहुत ईजी तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं। वैसे आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। इसका एक कारण तो ये है कि इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं। आजकल का जिस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके हिसाब से इन्होंने सब कुछ इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि उन लेखकों की तुलना में ये पप्पू सिंह प्रजापति जी उतने अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हैं और स्टोरी बन भी नहीं सकती, क्योंकि बीच बीच में अलग अलग कोटेशन देने पड़ते हैं, अलग अलग फैक्ट हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा तारतम्यता टूट जाती है, तो टफ लगती है। मैं कहूँगा एक कड़वी दवाई की तरह आप इसको मान सकते हैं। तो टफ तो लगेगी। तराइन से पानीपत भी इनकी सबको टफ लगती है, प्राचीन भारत का इतिहास भी इनकी टफ लगती है, ये भी टफ लगती है। लेकिन एक तो वो विद्यार्थी जो बार बार में इधर उधर खोजते रहते हैं, किताबों की गलतियों के बारे में बात करते हैं, उनको पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक के साथ निश्चित रूप से जाना चाहिए। आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। मेरे लिए तो बहुत काम की किताब है ये। एग्जाम वाइज में बात करूँ, इसके साथ साथ मैं आपको इसके टॉपिक दिखाता चलूँ, है ना, क्योंकि टॉपिक दिखाने, वैसे तो ये अपने फेसबुक पेज वगैरह पर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स शेयर करते रहते हैं, वहाँ से बहुत से विद्यार्थियों ने देख भी लिया है, लेकिन वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस किताब के बारे में जानना चाहते थे। ये देखिए, द्वितीय अफगान या साम्राज्य या सूर वंश के बारे में यहाँ पर दे रखा है। कुछ पेजेस में इसको आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। जैसे अकबर आएगा, अभी अकबर के साथ मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अकबर महान, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं ये इस कालखंड के दौरान के, तो इनके बारे में आप साथ साथ देखते जाइए। मैं एग्ज़ाम वाइज बात करता हूँ। नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी किताब है, आपको इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो जून का जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, कोई ये सोचे, देखिए अकेली तराइन से पानीपत शायद इनकी कोई पढ़ नहीं रहा, सारे यही सोच रहे थे कि भाई इनकी दोनों किताबों का एक पेयर बन जाए तो उसके साथ हम जाएं। प्राचीन भारत के इतिहास लगभग सभी लोग इनकी पढ़ने लग गए हैं आजकल। लेकिन इसका ये जो पार्ट है, अभी मैं कहूँ कि जून के एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक को ले आइए, बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको, क्योंकि ये किताब ऐसी नहीं है कि कोई चौपाना लिखा है थोड़ा सा और आप इसको पढ़ जाएंगे और एग्ज़ाम तक आप इसको तैयार कर जाएंगे। ऐसे तो ये तैयार नहीं होगी भाई। तो अभी जून वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम राजस्थान में काफ़ी समय है, उसके साथ आप जा सकते हैं। आप चाहें थोड़ा कम मैटर तैयार करना चाहें तो आपकी जो मध्यकालीन भारत के लिए कोई और किताब है, इसको सहायक किताब के रूप में रख सकते हैं। किताब तो ये उनसे मेन है, लेकिन सहायक के रूप में ऐसा, क्योंकि कई बार हमें जब 1 साल से कम समय का हो तो इनकी जो दोनों किताबें आती हैं, अरविंद भास्कर की किताबें आती हैं, तो ये सारी किताबें याद नहीं होती, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आप अपनी किताबों में इससे संग्रह कर लें। आपको न तो ये ज़्यादा देखना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि सारी बातें आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसमें मिल जाएंगी, तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं नेट जेआरएफ, यदि जैसे आप ये एमए कर रहे हैं, कोई प्रीवियस में विद्यार्थी वो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहा है, यदि उसका सिर्फ नेट निकालना है उसको, तो आपको ऐसी किताबों के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ नेट पर फोकस है, इसका मतलब वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसको नेट के लिए इतनी ज़्यादा उसको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको छोटी किताबें पढ़ लेंगे, कोई सामान्य किताबें पढ़ लेंगे तो उससे भी नेट हो जाएगा। जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए जिनके पास समय है वो इस किताब के साथ जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में कई स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम इस साल नहीं अगले साल होने वाले हैं, वो इस किताब के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी का एग्ज़ाम, जैसे यूपी में अभी पीजीटी का एग्ज़ाम अभी नहीं होने की संभावना है, आगे आएगा, कभी वैकेंसी आएगी, तो वो विद्यार्थी, क्योंकि यूपी पीजीटी का तो पेपर भी बहुत टफ आया था पिछले साल, तो ये किताब से आप समझने की कोशिश करें। एक मैं यहाँ पर सावधानी आपको बता देता हूँ, यदि आपने मध्यकालीन भारत की कोई और किताब नहीं है पढ़ी है और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, तो आप सीधा ये किताब लेके मत बैठ जाइएगा, आपका बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। देखिए एज इट इज़ इस किताब को कभी भी याद नहीं किया जा सकता, आपको कुछ कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ कुछ बातें इसमें से छांटनी पड़ेंगी, हर पॉइंट आप याद नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भी समाज में, अर्थव्यवस्था में, कला में, चित्रकला में कितना आपको डीप घुसना है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। तो आपको पहले इतिहास का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप पप्पू सिंह प्रजापति की किताबों की ओर जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और आपके हाथ पैर वैसे ही कांपने लग जाएंगे। तो पहले सामान्य किताबें पढ़ें, अपना बेसिक मजबूत करें, फिर इस एडवांस लेवल की ओर आप आएँ।
इसके अलावा राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी निश्चित रूप से वो इतनी देर वीडियो ही इसलिए देख रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है। देखिए, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम की संभावना यही लग रही है कि भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहीं कहीं आसपास होगा। तो यदि आपने इनकी तराइन से पानीपत और ये किताब अभी तक शुरू नहीं की है, ये तो अभी आई है खैर मार्केट में, तराइन से पानीपत नहीं पड़ी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन किताबों को अपनी बेसबुक बनाएंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप इसको स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो इतने डेटाज आप पचा नहीं पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इस किताब को लेना चाहें तो आपकी जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप एलपी शर्मा पढ़ रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी एलपी शर्मा, एसके पांडे, सौरभ चौबे, इन्हीं 3 किताबों में से मोस्टली पढ़ रहे हैं मध्यकाल। मुझे पता रहता है विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं। तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मुगलकालीन जो प्रशासन है, कला संस्कृति है, वो इसमें से कुछ तथ्य अपनी किताबों में ऐड करके थोड़ा सा उसको एडवांस बना सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि 6 महीने के अंदर पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन काल की अभी शुरुआत करें, मध्यकालीन भारत अभी शुरू करें, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप पहले से पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन काल का इतिहास मैंने कई बार आपको रिकमेंड किया है, वो तो विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी, तो वो तो आप पढ़ते रहें। मध्यकालीन भारत में अभी आप यदि तराइन से पानीपत और ये दोनों लाकर शुरू करना चाहते हैं तो आपसे ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी, हो जाएंगी तो याद नहीं रहेंगी। किताब में कोई कमी नहीं है, किताब बेहतरीन है, इसका प्रत्येक टॉपिक अपने आप में मिसाल है कि भाई आप तथ्यों को किस प्रकार से एक पुस्तक में संयोजित करें। ये पुस्तक लिखना भी कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने सैकड़ों किताबों को देखकर इसमें सामग्री का चयन किया है। यहाँ बैठकर मेरी तरह से या कोई और भी बात करे, कमी निकालना एक अलग बात है। मैं पुस्तकों में कमी निकालता हूँ, इनकी किताबों में भी निकालता हूँ, दूसरे लेखकों की किताबें, कई किताबें मैं बहुत अच्छी बताता हूँ लेकिन एग्जाम के लिए रिकमेंड नहीं करता। जैसे मैं इसी किताब को अच्छी बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए अब आप मुगलकालीन भारत और पप्पू सिंह प्रजापति की तराइन से पानीपत लेकर पढ़ने लग जाए। वो तो फिर देखिए विद्यार्थियों के साथ धोखे वाली बात हो गई, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं यदि आज इन किताबों को शुरू करूं तो मुझसे ही 6 महीने में ये तैयार नहीं होती। तो आप इनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आप पिछले सालों के प्रश्नों का भी अध्ययन करते रहे हैं। जो आप पिछले सालों के प्रश्न भी देखें तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में इंडेक्स में भी बताया कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो वो टॉपिक्स आप इस किताब में से पढ़ सकते हैं। अपनी किताबों में जो टॉपिक्स आपको वीक लगता है वो इसमें से तैयार कर सकते हैं, सहायता इस किताब की ले सकते हैं। लेकिन पूरी ही इस किताब के और तराइन से पानीपत की और यदि आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपसे उतना तैयारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो फिर भी सेकंड और रीड वगैरह में भी उलझे हुए हैं। तो इतना टाइम तो अभी किसी के पास है नहीं। अकेली फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैं कहूँगा कि 6 महीने में, जहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर भी तैयार करना है, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पता नहीं क्या क्या है। यदि अकेला ही मध्यकालीन का एग्जाम हो तो कोई क्यों ना पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैं राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए इनको अभी आप शुरू करें तराइन से पानीपत, और ये ऐसा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नेट जेआरएफ जिनका अगले साल जिनको देना है या उससे अगले साल देना है, वो इस प्रकार की किताबों को लाएं। जब भी आपका एग्जाम होंगे निश्चित रूप से आपका जेआरएफ क्लियर होगा यदि आप इस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे सूचना देते भी हैं कि सर हमने ये किताबें पढ़ी थी, पप्पू सिंह की प्राचीन भारत का इतिहास वगैरह, तो उनसे बहुत बेनिफिट हुआ, जेआरएफ क्लियर हुआ। देखिए मैंने चैनल पर पढ़ा था तो आपने देखे भी होंगे कितने दर्जनों बच्चों के मैसेज आए कि उनका जेआरएफ या नेट क्लियर हुआ है। तो मैं विद्यार्थियों से भी फीडबैक लेता रहता हूँ, तो विद्यार्थियों का फीडबैक भी यही है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एन मौके पर बड़ी किताबें सेलेक्ट कर ली तो उनको दिक्कत आई कि सर हमने कुछ कठिन प्रश्न तो सॉल्व किए लेकिन बहुत सारे आसान प्रश्न भी हमारे गलत हो गए क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाए। मेन पॉइंट ये है कि आप कितनी बार रिवाइज कर पाते हैं, वही आपको बेनिफिट देता है। तो आप इस किताब का चयन उसी समय करें जब आपके पास पर्याप्त समय हो। यदि पर्याप्त समय नहीं हो तो इस प्रकार की किताबें अच्छी होने के बावजूद भी आपका नुकसान कर सकती हैं। तो ये मेरा इस किताब का रिव्यू है मुगलकालीन भारत का। पप्पू सिंह प्रजापति ने एक और बेहतरीन किताब लिखी है, लेकिन ये एक कड़वी दवाई है जिसको उचित समय पर लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।